मैं मेरे नेताओं की कह रहा हूँ, जिन नेताओं ने एसटी के आरक्षण की मांग को लेकर आंदोलन किया था, जिन हमारे 72, 75, 77 लोगों ने अपनी प्राणों की कुर्बानी दी थी, और यहाँ तक कि कितनी, क्या कहूँ मैं आपसे, मेरा दिल रोता है, हजारों लोग विकलांग हो गए। वो एसटी के आरक्षण पे से क्यों हट गए? वो मर्द थे तो क्यों हट गए? वो कौन सा समझौता किया था जो एसटी के आरक्षण से हटे थे? ये सोचने का बिंदु है। जब तुमने अगर समाजों को लड़ाई दिया गया था तो आर पार की कर लेते ना, लेकिन वो क्या कारण थे? क्या तुम डर गए उन लोगों, उन सरकारों से, या फिर तुम सरकारों ने ही तुमको लड़वाया था? ये बड़ा विषय है। और मर्दो तुम असली, तो ये कहो कि मुख्यमंत्री भजन लाल न्याय करो हमारे साथ। चंबल का पानी कितने दिन में पांचना में आएगा? कितने दिन में 39 गांव की लिफ्ट परियोजना पूरी होगी? और कितने दिन में कमांड एरिया को पानी मिलेगा? असली चीजें तो यही है। आप भजन लाल से कह के देखो, प्रहलाद खटाना सबसे आगे अगर खड़ा होकर नहीं लड़े तो मेरा नाम चेंज कर देना। मैं ही नहीं, मेरे जैसे चाहे गुजर मीणा सभी जाति धर्मों के जो समझदार लोग हैं वो सब तैयार हैं, लेकिन भजन लाल से कोई नहीं कहेंगे। भजन लाल इनका फूफा लगता है क्या? मैं पूछ रहा हूँ, भजन लाल फूफा लगता है? उससे तो तुम कहोगे नहीं, न्याय वो करेगा, फैसला वो करेगा, पावर उसके पास में, सरकार ने तुम्हें बैठा रखा लड़ने के लिए, और तुम आम साधारण लोगों को मूर्ख बना रहे हो, पागल बना रहे हो। इसको समाज अच्छे से समझ गया है, लेकिन युवा नेत्री वे हैं जिनका घर नहीं चल रहा बेचारों का, भूखे मर रहे हैं, गाड़ी घोड़ा की सपने नहीं है, ब्रांडेड कपड़े पहरवे को नहीं है, पढ़ लिख करके नौकरी करने की वो है नहीं है, रोजगार कर नहीं सकते। कारण है इधर डूंगरी का बांध नहीं बने, इधर गुजर आरक्षण की गुजर बात नहीं करे। एक तीर से दो शिकार कर दिए। पूर्वी राजस्थान के पांचना बांध का विवाद अब एक जहरीले दौर में प्रवेश कर गया। दोनों जातियों के बीच से, बहुत सारे नेताओं के जहरीले बयानों से दोनों समाजों के बीच में खाई दिन ब दिन बढ़ती हुई जा रही है। मेरे साथ में इस पूरे मुद्दे पर बातचीत करने के लिए कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला के सिपाही रहे और अब इस मुद्दे से बिल्कुल दूर हो चुके प्रहलाद सिंह खटाना है। प्रहलाद भाई, दोनों जातियों के बीच में नेताओं के जहरीले बयानों से दोनों जातियों के बीच में जो खाई अब दिन ब दिन बढ़ती हुई जा रही है, और ऐसा लग रहा है कि कभी भी कोई भी बड़ा विवाद जन्म ले सकता है। इस विवाद को इतना बड़ा बनाने में किसका श्रेय है? इस विवाद को इतना बड़ा बनाने में जो श्रेय है वो हमारे सम्मानीय जो नेता जो आज तक पॉलिटिकल में है, सबसे बड़ा श्रेय उन नेताओं का है जो करौली विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़े, जीते, राजनीति की। या तो उनकी सोच इतनी आगे नहीं थी कि जब 71-72 में बांध बन रहा है, क्योंकि इसकी थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। पांचना बांध का निर्माण क्यों हुआ? पांचना बांध एक 5 नदियों को लेकर के बना, जो गंभीर नदी जो करौली से निकलते हुए और भरतपुर तक जाती है। वहाँ एक जो घना पक्षी विहार है जहाँ विदेशी पक्षी आते हैं, और एक बहुत बड़ा सारस बहुत आता है। ये पानी वहाँ जाता था। उसके बाद जब ओवरफ्लो हुआ, बरसातें आई, बहुत बड़ी बड़ी बाढ़ें आई, 1971, 72, 75, 76 का एक दौर था। तो भारी तादाद में जब यहाँ से पानी गया तो पहले लोग नदी के किनारे बसा करते थे। नदी के किनारे बसे हुए लोगों के घर उजड़ गए। आप जब वहाँ पत्रकारिता करने गए तो आपने पूछा होगा लोगों से, नहीं पूछना, मैं ये कहूँगा कि जो 360 गांव गिनते हैं, ऐसा कोई गांव नहीं था जिस गांव में आदमी नहीं मरा हो, जिसका घर उजड़ नहीं हुआ हो। घर छोड़िए, गांव, नदी के किनारे बसा हुआ गांव उस नदी को छोड़ के 2 से 4 किलोमीटर दूर गया। तो शासन प्रशासन में उस टाइम के जो लोग थे उन्होंने सोचा क्यों नहीं इसका परमानेंट सॉल्यूशन क्या है, तो परमानेंट सॉल्यूशन पांचना बांध बनाने पर निकला। आपकी जानकारी के लिए मैं ये भी बता दूं कि मिट्टी का एशिया का सबसे बड़ा बांध अगर कोई है तो पांचना का बांध है। फिर इसको बांध को बनाने के लिए सरकार ने स्वीकृति और इसको धीरे धीरे बांध को बनाना शुरू किया। लगभग जब ये बांध बन रहा था तो 80-81 में ये बांध लगभग पूर्ण हो गया था। तब भी हमारे समाज के भी वहाँ नेता थे जो एमएलए रहे, गुजर समाज से रहे। हमारे बहुत सम्मानीय और आदर के योग जिन्होंने जिला करौली बनाया, बाबा हंसराम गुजर,
लगभग मुझे याद है कि 77 में वहाँ एमएलए बन गए थे और राज्यसभा सदस्य रहे और इतने बड़े पद से एमएलए भी रहे। हमारे बहुत सम्मानीय, जो अब इस दुनिया में नहीं है, आदरणीय सम्मानीय शिवचरण धाबाई साहब, जिनके बेटे आज इस पूरे मुद्दे को लीड कर रहे हैं, पांचना संघर्ष समिति के अध्यक्ष हैं। और बाबा साहब के बेटे तो आदरणीय दर्शन जी हमारे एमएलए। ये लोग थे राजनीति में। देखो, बांध पॉलिटिकल किसी भी जिसकी सत्ता होगी उसने बनाया। या तो मैं ये मानता हूँ कि उनकी ये सोच नहीं होगी आगे की 10, 15, 20 साल बाद क्या स्थितियां परिस्थितियां होंगी, अगर आज बांध बन रहा है तो हमारे लोगों को क्या फायदा दिलाया जाना चाहिए। दूरगामी जो सोच नहीं थी उसका दुष्परिणाम है आज, जिसको हम भोग रहे हैं। एक कारण तो ये हो गया। दूसरा कारण, जो सत्ता में बैठे हुए पॉलिटिकल पार्टी है, देखो नेता कभी नहीं चाहते कि मुद्दा खत्म हो जाए। अगर मुद्दा खत्म हो गया तो नेता खत्म हो जाएगा। फिर आप राजनीति किस में करोगे? लोग शिक्षा मांगेंगे, लोग रोजगार मांगेंगे। मैं उसी बात में आना चाहता हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि जानबूझ करके ये जो पाटना का बांध पर जो आज सियासत हो रही है, ये वो लोग बहुत बुद्धिमान थे जिनको 40 साल पहले उन्होंने सोच लिया था कि यहाँ पानी जो बहुजातीय संख्यक जो है वो गुजर मीणा है, इन समाजों को चाहिएगा। ये कबीले की तरह रहते हैं, भाईचारे की तरह रहते हैं। उस समय जो अधिकारी थे, जो अपने क्या नाम है, सिंचाई विभाग के और कृषि विभाग के जो चीफ सेक्रेटरी आईएएस था, वो कौन था पता लगाओ। वो किस वर्ग विशेष से आता था, वो कौन आदमी था जब पांचना डैम का जो पूरा डिजाइनिंग और ये जो जर्मनी या पता नहीं किस अमेरिकन कंपनी के टेंडर से जो बनाया जा रहा था, उसमें राजस्थान सरकार के पॉलिसी बनाने वाले अधिकारी कौन थे। भाई मैं मान सकता हूँ कि नेता हमारे अनपढ़ हो सकते थे, उनको इतना ज्यादा वो नहीं था, लेकिन वो अधिकारी किस वर्ग विशेष से आते थे, ये भी इसमें एक बड़ा ट्यूस है। कहीं न कहीं जो जातिवादी जो जहर उन लोगों ने घोड़ा, अगर ये व्यवस्था उसी दिन बैठ जाती तो आज ये दिन नहीं देखने पड़ते। 80-81 का दौर निकलने के बाद धीरे धीरे जब लोगों के समझ में आ गई कि एक पॉलिटिकल मुद्दा हो जाएगा, नहीं तो जो जिस नदी 12 महीने गंभीर नदी बहती थी। नहीं, मैं अब सीधा 81 से लेके चलता हूँ 2004 और 5 में, जब इस पानी को रोका गया, रोके जाने की सुगबुगाहट होने लगी। वो क्या दौर था और उस समय के जो नेता थे उन्होंने क्या किया? क्योंकि 20 साल से ज़्यादा का समय हो गया पानी रुके हुए। सरकार 2 बार बीजेपी की रही है और 2 बार कांग्रेस की रही है। कोई भी दोनों बार बीजेपी में वसुंधरा मुख्यमंत्री रही, कांग्रेस में अशोक गहलोत मुख्यमंत्री रही। बावजूद इसके ये मुद्दा ज्यों का त्यों है, दोनों जातियां आमने सामने हैं। 2004 के बाद की कहानी बताइए मुझे। 2004, हाँ चलो 2004 तक ये कहानी पहुंच गई, तो ये गलती तो उन नेताओं की रही। लेकिन 2004 तक जब मैं इस कहानी को कहूंगा, लेकिन जब ये बांध बन रहा था, वो कौन से अधिकारी कर्मचारी थे जिन्होंने ऐसे परमानेंट किवाड़ लगा दिया उस पांचने के बांध में कि कम से कम एक किवाड़ खोल देते जो ये गंभीर नदी की हत्या नहीं होती। लगातार पानी चलता रहता 12 महीने, तो जिन लोगों के घर गए, जमीन गए, उजड़ हो गए। मैं यादव जी आपको एक बात कहना चाहता हूँ, ये जो गंभीर नदी है इसमें प्रत्येक खातेदार की जमीन गई है, लेकिन वो खातेदार जमीन अगर बजरी लेने के लिए खुद का घर बनाए और अपनी जमीन में जाए, ये खेत है, इसमें आधा खेत उसका बच गया, आधा जब नदी में चला गया, अगर इसमें से वो बजरी लेने जाए तो पुलिस पहुंच जाती है। ये कौन सा कानून और न्याय? इस पर भी आज तक ये पीड़ा है उन लोगों की। खेत हमारा, जमीन हमारी, नदी बन गई जिसका कोई मुआवजा नहीं, कोई काम नहीं, पानी नहीं मिल रहा, और आखिरकार अगर वो बजरी भी लेने जाए तो उन पर भी मुकदमा पुलिस उन पर से वसूलती है। ये जो कमियां, ये दर्द रहा है, क्योंकि अगर नदी सूखी भी होती, चलता भी रहता, लेकिन उनका इतना अधिकार तो होता, कोई बजरी ले रहा है, कोई रोजगार कर रहा है, तो शायद उनके मन में भी कुंठा नहीं होती। दूसरी पक्ष जो पांचना बांध करके जो लोग बैठे, उनको पहले तो पता नहीं था कि एकदम पानी जब रुक जाएगा तो भविष्य में क्या होगी, वो दूरदर्शिता उस समय थी नहीं। लेकिन जब 2004 आया तब एक अकाल पड़ा हमारे एरिया में। अच्छा, 2004, 5, 6 बरसात कम हुई इस एरिया में, ना के बराबर, जिसको ये माड़ एरिया पूरा कहा जाता है, जो आज हमारे ये कमांड एरिया के एरिया साथी जो बैठे, जिसमें मैं भी आता हूँ। मैं नांदोती बेल्ट का, जहाँ 12 गांव खटाना आता है, ये जो कमांड एरिया बनाया गया था, ये 12 गांव खटाना नांदोती तक पानी देने के लिए बनाया गया था, जो आज तक पानी हमारे पास नहीं पहुंचा। जब इस कमांड एरिया में पानी आता भी था, वो भी हम तक नहीं आने दिया। वो भी अधिकारी कौन थे जो ये नहरें बना रहे थे, और जिस नहर को इस 12 गांव खटाना को अछूता छोड़ दिया, वो कौन विशेष वर्ग के अधिकारी थे, और उन्होंने हमारे भाई कुंजेला तक छोड़ दिया। मेरे गांव के जस्ट बगल में एक खेड़ला गांव आता है, वहां तक इसका थोड़ा बहुत पानी
पहुंचा। जब कमांड एरिया का धर्म बनता है कि पानी नांदोती और माड़ एरिया के तमाम लोगों को पहुंचना चाहिए, वो भी नहीं पहुंचा। मैं आज आपको इसको पूरी चीज को समझा रहा हूँ कि रोज कैसे बढ़ा। इसमें असली बीज बोने वाले तो वो अधिकारी कर्मचारी थे। किस जाति विशेष से थे वो? अब वो ये जांच का विषय है, जो सरकारों में बैठे हैं उनको ये जांच का विषय है। अब मैं इस बात का बताता हूँ कि किस जाति विशेष के थे और जांच का विषय कैसे है। 2004 के बाद जब अकाल पड़ा तो माड़ क्षेत्र को पानी की आवश्यकता हुई, नदी को आवश्यकता हुई और पांचना का बांध भी धीरे धीरे सूखने लगा, उसमें भी पानी कम हो गया। तो शहर के लोग और पांचना बांध के आसपास के जो जिन लोगों की जमीनें गई उनको पानी की आवश्यकता पड़ी। पानी की आवश्यकता पड़ी तो फिर तब के लोगों ने तय किया कि भाई हम हमारा पानी नहीं देंगे, पहले पानी की हमें व्यवस्था हो। क्योंकि नेता ये भाषण देते थे कि चम्बल का पानी पांचना में लाएंगे और पांचना का पानी जगर में पहुंचाएंगे और भरतपुर सहित इस पूरे माड़ एरिया को बिल्कुल हरियाणा बना देंगे। जैसे आज डॉक्टर साहब कह रहे थे, अभी कुछ दिन पहले एक भाषण दिया उन्होंने कि जब मैं 87-88 का चुनाव इस क्षेत्र से लड़ रहा था तो मेरा सपना था कि मैं चंबल का पानी सवाई माधोपुर के खेत खेत तक पहुंचाऊं। मतलब ये जो चंबल का पानी है ये एक लॉलीपॉप है। लॉलीपॉप मतलब रेगिस्तान में लॉलीपॉप, रेगिस्तान में जैसे चमकती ये सफेद झूठ है। ये आम जनमानस चाहे किसी भी जाति धर्म का हो उसको एक आशा देने का काम है। ये ऐसे ही है जैसे कोई बेरोजगार को सिर्फ खाना दे दिया जाए और एक मोबाइल रिचार्ज करा दिया जाए और चार्ज करने की व्यवस्था दे दी जाए और मोबाइल देखता रहे और 24 घंटे निकल जाए। ऐसे ही उन नेताओं का सफेद झूठ है जिन्होंने चंबल का पानी लाने के लिए मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि चंबल के पानी के नाम से भी जनता को लूटा गया है। लूटा गया पिछले 30-35-40 साल लूटा गया है। चंबल का अब भी लूट ही रहे हैं, आज भी लूट रहे। अगर चंबल का पानी पांचना में आ जाता क्या जरूरत थी? गंभीर नदी बहती रहती, कमांड एरिया को पानी मिलता रहता, पानी तो आया नहीं। मैंने एक बात कहता हूँ बार बार, नंदी आई नहीं और मगरमच्छ कूद रहे। पानी का हक गंभीर नदी का है, ना पानी रोकने का हक पांचना बांध का है। सरकार के द्वारा बनाया गया वो पांचना का बांध, उस बांध की इतनी बड़ी क्षमता नहीं है। अब बरसात आएगी 10-15-20 दिन बाद, जब पांचने के बांध में क्षमता से ज्यादा पानी आएगा तो पानी नदी में छोड़ा। 2004 से जब ये विवाद बढ़ा तो क्या हुआ? अब 2004 से जब विवाद बढ़ा पानी रोक दिया गया। पानी क्यों रोका गया? क्योंकि पानी की कमी थी, पानी रोका गया। फिर इसको राजनीतिक टूल दिया गया। राजनीतिक टूल कैसे? तो ये जो राजनीतिक टूल है मीणा नेताओं ने दिया या गुर्जर नेताओं ने, दोनों ने? इसका देखो, इसके दो कारण हैं। जब पानी रोकने का विषय आया तब धीरे धीरे इन लोगों के, सच्चाई तो इसमें यह है कि हमारे एरिया के जो, सच बताना क्योंकि आप मैं आपको सच बता रहा हूं, कर्नल बैंसला के साथ रहे, आपको हर चीज का पता है। मुझे पता है तो मैं वही सच बता रहा हूँ कि कर्नल साहब इस एरिया में घूम रहे थे और बारीकी से एक एक चीज को मानी बिल्कुल रिसर्च कर रहे थे कि आखिरकार यहाँ की भौगोलिक स्थिति क्या है, जातियों की स्थिति क्या है और जिस जाति समाज में पैदा हुआ हूँ आखिरकार वो लोग क्यों अपने हक अधिकारियों के लिए और 15-20 साल आगे का सोचते क्यों नहीं? क्योंकि पूरा डांग क्षेत्र था, वहाँ शिक्षा का अभाव था, सड़क लाइट पानी कुछ नहीं था। तब उस आदमी ने धीरे धीरे एक आरक्षण रूपी जो चाहिए था उसकी छोटी छोटी मीटिंगें करना शुरू कर दिया था आरक्षण के लिए। तब कर्नल करोड़ी सिंह बैंसला जी एसटी में आरक्षण मांग रहे थे। मतलब जो मीणाओं का आरक्षण है उसमें से आरक्षण, एसटी का आरक्षण मांग रहे थे। उस आरक्षण में से नहीं मांग रहे थे, लेकिन अगर हमारा आरक्षण ओबीसी में था तो मांग ये थी भाई ओबीसी का वर्गीकरण करके हमारा जितना हक बनता है इतना हमें एसटी का आरक्षण दिया जाए 50% के अंदर। ये जब जन जागरण कर्नल बैंसला जी ने स्टार्ट किया तो अधिकारी कर्मचारी जो लोग थे जो शासन प्रशासन में बैठे थे उन्होंने सोचा कि यार ये एक, अगर ये बात धीरे धीरे तोल पकड़ गई तो दूर तलक जाएगी, क्योंकि पढ़ा लिखा ही आदमी समझ सकता है पढ़े लिखे की भाषा। तो ये जो मैं समझता हूँ और जो एक रिसर्च और आप जैसे बुद्धिमान जो बताते हैं, ये बात जब शुरुआत होती है इधर अकाल का पड़ना हो जाता है, इधर पानी का रुकना हो जाता है संयोग बस, इधर जब धीरे धीरे तोल पकड़ता है कि नहीं हम पानी लेके रहेंगे, वो कहेंगे हम नहीं देके रहेंगे, ये चलते चलते इसी बीच में कर्नल बैंसला जी ने रेल रोक दी एसटी के आरक्षण को लेकर। जैसे ही 2007 की में इंदौर में रेल रुकी, 8 में पैटोली में रुकी और 9 में ये आंदोलन हुए, लोग मरे और बात बहुत दूर तलक गई, तो ये ठंडे बस्ते में पड़ी रही। उसके बीच में किसी ने ना पानी मांगा और ना किसी ने पानी दिया। इसको चाहे आप ये कहो कि कर्नल बैंसला जी उस समय सीधे मुख्यमंत्रियों के
संपर्क में थे और स्थितियां बहुत अलग थी और कोई भी आदमी इसमें भाग नहीं लेना चाह रहा था। लेकिन सवाल मेरा यह है, जैसे ही 2000 दोबारा कांग्रेस की गवर्नमेंट आती है, भाजपा की जाती है, जब तक मुझे कन्फर्म याद नहीं, 2010 या 11 की बात है, दोबारा से इस पानी को छोड़ने के लिए फिर रस्साकसी स्टार्ट होती है। रस्साकसी स्टार्ट होती है, राजस्थान के डीजीपी होते हैं आज के सांसद टोंक सवाई माधोपुर के हरीश मीणा जी। डॉक्टर करोड़ीलाल मीणा जी बयान देते हैं उस समय का कि हम रेल रोक देंगे, पानी नहीं खुला तो। इधर डीजीपी साहब ने भारी फोर्स लगा के, यहाँ तक कि बाहर से आर्मी बुलवा के ये पूरी व्यवस्था कर दी थी और सरकार ने ये तय कर लिया था कि पांचने के बांध को खुलवाया जाएगा। अशोक गहलोत जी की सरकार थी, मतलब गुर्जर और पुलिस और आर्मी आमने सामने थी। जब आमने सामने थी तब डॉक्टर जितेंद्र जी यहाँ से पांचना के बांध पर जाते हैं। डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी कांग्रेस के द्वारा भेजे जाते हैं। जब भेजे जाते हैं तो ये है कि डॉक्टर जितेंद्र जी को पूरी चीज़ें समझाई गई, पूरी उसकी कम से कम वो माई उन्होंने, मुझे लगता है रात भी बिताई थी शायद, ऐसा मुझे कन्फर्म याद नहीं है, लेकिन 2-5-4 घंटे वो बैठे, उनको पूरी चीज़ें समझाई, कब बना, क्या कारण था, क्यों पानी नहीं दिया जा रहा, उसके कारण क्या है। बात ये रही कि वो राजस्थान का डीजीपी फेल हो गया, उसकी पुलिस प्रशासन फेल हो गई और कोई आदमी रेल भी नहीं रोक सका और अशोक गहलोत भी उस पांचने के बांध को नहीं खुलवा सका, क्योंकि उसमें सच्चाई थी। और सच्चाई ये थी कि गंभीर नदी को पहला हक है पानी देने का और उसके बाद का जो हक है वो जहाँ बांध बना है उन लोगों का है और कमांड एरिया का बाद का है, ये तय हो गया था। इस मसले को लेकर जैसे अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने, अशोक गहलोत जी ने कल परसों एक बयान दिया था, कमेटी बनानी चाहिए, उस पर विचार करना चाहिए मुख्यमंत्री जी को। तो जब एक राम लोवाया आईएएस थे शायद है, हाँ आईएएस थे, सेक्रेटरी वगैरह थे, उनकी नेतृत्व में कमेटी बनाई गई थी कि आखिरकार मसला क्या है। सभी तीनों चारों जो ये आज जो मांगे कर रहे हैं, तीनों चारों ग्रुप, इनके ऊपर एक कमेटी बनाई गई थी। कमेटी इस बात पर जब बनाई गई थी तो उस रिपोर्ट का कोई जिक्र नहीं कर रहा। मैं आपको एक बात कर रहा हूँ, नेता कितने अंधे हैं, ना तो चालाक, बड़े चालाक नेता हैं। कोई भी उस राम लोवाया जो आईएएस कमेटी जो डॉक्टर जो भी नाम रहा उसका, जो नहीं ये जहाँ तक मुझे याद है, जो माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने जो बनाई थी, उसकी रिपोर्ट क्या सार्वजनिक कर दो, उसकी रिपोर्ट सार्वजनिक करो ना। मुझे जहाँ तक किसी ने जानकारी दी, बताया गया कि उस रिपोर्ट में ये माना गया कि जो कमांड एरिया में जो डीपीआर बनाया गया था, वो नहरों का नक्शा और ये सब नक्शा थोड़ा गलत बन गया था। क्योंकि मैं कह रहा हूँ कि मैं जिस कमांड एरिया के माड़ क्षेत्र के अंतिम छोर नांदोती का 12 गांव खटाना परिवार से आता हूँ, मुझे भी वो पानी चाहिए, लेकिन मुझे जब तक कमांड एरिया में पानी आया था एक बूंद पानी नहीं मिला। ये करेक्ट हो गई, पानी सभी जाति धर्मों को चाहिए। अब ये जो हमारे खनीप में बैठे हुए लोग हैं, ये क्यों कमजोर हैं? क्योंकि इन्होंने पूरे कमांड एरिया को ही साथ नहीं लिया। भाई अगर खनीप में बैठे हुए लोग ये कहते हैं कि बिल्कुल नांदोती के अंतिम छोर तक पानी जाएगा, जहाँ 12 गांव खटाना भी रहता है और हमारे बहुत सारे मीणा समाज के ये पूरे भाई रहते हैं, सब लोग रहते हैं, पानी तो वहां तक जाना चाहिए था, लेकिन इन्होंने इन पूरे लोगों को नहीं जोड़ा। अब ये बात पड़ गई नेताओं के हाथ। अब उस जो कमेटी की जो रिपोर्ट है, देखो उस कमेटी की रिपोर्ट, मैं यादव जी आपसे कह रहा हूँ, आज नहीं तो कल आधार बनेगी और वही आधार है पानी रोकने का। नहीं तो कौन होता है पानी को रोकने वाला? कोई रोक सकता है क्या? नहीं रोक सकता। दूसरी चीज ये जो बार बार आम जनता को बरगला रहे हैं, कोर्ट का आदेश है या किसी का आदेश है। माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल बैठे हैं, कौन से कोर्ट का आदेश मान रहे हैं? इनको ये तो पूरे लोग जानते हैं, नेता अच्छे से जानते हैं, सरकार से बड़ा कोई कोर्ट नहीं है। वो चाहें तो कोर्ट का आदेश की पालना होती है, वो नहीं चाहें तो कोर्ट के कोई आदेश की पालना नहीं होती है। वो चाहते हैं तो लोग धरने पर, प्रदर्शन पर जाते हैं, अगर सरकार नहीं चाहती है तो नहीं जाती। अब इन सब चीज़ के बीच में सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ कि दोनों समाजों के बीच में जो खाई पनप रही है, जो जहरीले चुटकीले बयान आ रहे हैं दोनों समाज की तरफ से, आहत नहीं होता मन? आहत नहीं, बहुत दर्द होता है, बहुत दुख होता है। और दुख इस बात को लेके होता है कि आज मेरी उम्र लगभग 38 साल हो गई। मुझे नहीं लगता कि मैं 17-18 साल से निरंतर भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं।
और हम ऐसे भाग रहे हैं जो यहाँ से सोचते हैं दिल से, हमने कभी दिमाग से नहीं सोचा। दुख इसलिए होता है कि हम बचपन से ही गुजर मीणा हर जाति धर्म के लोग हमारे साथ रहे, और दुख दूसरा इस बात का होता है कि हमारे आम जो जनमानस है वो क्यों नहीं समझता कि सरकार हमें लड़ा रही है, सरकार हमें लड़ा रही है। मुझे तो इस बात का ही दुख है। मैं मेरे नेताओं की कह रहा हूं, जिन नेताओं ने एसटी के आरक्षण की मांग को लेकर आंदोलन किया था, जिन हमारे 72, 75, 77 लोगों ने अपनी प्राणों की कुर्बानी दी थी, और यहां तक कि कितनी, क्या कहूं मैं आपसे, मेरा दिल रोता है, हजारों लोग विकलांग हो गए। वो एसटी के आरक्षण पे से क्यों हट गए? वो मर्द थे तो क्यों हट गए? वो कौन सा समझौता किया था जो एसटी के आरक्षण से हटे थे? ये सोचने का बिंदु है। जब तुमने अगर समाजों को लड़ाई दिया गया था तो आर पार की कर लेते ना, लेकिन वो क्या कारण थे? क्या तुम डर गए उन लोगों, उन सरकारों से, या फिर तुम सरकारों ने ही तुमको लड़वाया था? ये बड़ा विषय है। जैसे आज ये तय करना पड़ेगा कि क्या सरकार ही इनको लोगों को बैठा रखा है, और बैठा करके सबको पाल रहे पोस रहे हैं, सबकी पीठ को मजबूत कर रहे हैं, और फैसला सरकार करेगी। और कोई भी आदमी, मैंने लिखा भी था, मैं कह रहा हूं, अगर जो 5 ने बांध कर पानी का निर्णय चाहते हैं और मर्द हो तुम असली, तो ये कहो कि मुख्यमंत्री भजन लाल न्याय करो हमारे साथ। चंबल का पानी कितने दिन में पांचना में आएगा, कितने दिन में 39 गांव की लिफ्ट परियोजना पूरी होगी, और कितने दिन में कमांड एरिया को पानी मिलेगा। असली चीजें तो यही है। आप भजन लाल से कह के देखो, प्रहलाद खटाना सबसे आगे अगर खड़ा होकर नहीं लड़े तो मेरा नाम चेंज कर देना। मैं ही नहीं, मेरे जैसे चाहे गुजर मीणा सभी जाति धर्मों के जो समझदार लोग हैं वो सब तैयार हैं, लेकिन भजन लाल से कोई नहीं कहेंगे। भजन लाल इनका फूफा लगता है क्या? मैं पूछ रहा हूँ, भजन लाल फूफा लगता है? उससे तो तुम कहोगे नहीं, न्याय वो करेगा, फैसला वो करेगा, पावर उसके पास में, सरकार ने तुम्हें बैठा रखा लड़ने के लिए, और तुम आम साधारण लोगों को मूर्ख बना रहे हो, पागल बना रहे हो। इसको समाज अच्छे से समझ गया है। समाज के जो युवा हैं वो समझ क्यों नहीं पा रहे हैं इस बात को? युवा खूब समझ रहे हैं, और ये युवा नेतड़ी है ना, ऐसी नेतड़ी जाने कितने जन्म लेता। अब बरसात आ गई, बरसात होगी, आपने छोटी छोटी लाल लाल एक कीड़ा देखा होगा जिसको गाँवों में राम जी की डोकरी कहते हैं, लाल। वो तेज बरसात में आते हैं, कुछ समय देखते हैं, खत्म हो जाते हैं। ऐसे कितने युवा नेता होंगे जिस आदमी ने जहर घोड़ा है उसका पतन हुआ ये तय, उसका पतन हुआ ये तय। लेकिन युवा नेतड़ी वे हैं जिनका घर नहीं चल रहा, बेचारों का भूखे मर रहे हैं, गाड़ी घोड़ा की सपने नहीं है, ब्रांडेड कपड़े पहरवे को नहीं है, पढ़ लिख करके नौकरी करने की वो है नहीं है, रोजगार कर नहीं सकते। आज का युवा दिशाहीन हो गया, उसकी जेब में आप रख दो, कुछ भी कहलवा लो। हम भी 18 साल से समाज में काम कर रहे हैं, हमने सामाजिक काम किया है, समाज के आरक्षण की लड़ाई लड़ी है, राजनीतिक पार्टी से चुनाव लड़ा है। सुनो, कर्नल साहब के साथ में आप रहे हो, सुनो, मैं एक सवाल पूछ लेता हूँ। आप कर्नल साहब के साथ रहे हैं, एसटी के आरक्षण की मांग थी, फिर एमबीसी का आरक्षण लिया, मामला रफा दफा हो गया, लड़ाई लड़ रहे थे बीजेपी सरकार से, फिर बीजेपी से जाके चुनाव लड़ते रहे। ये तो सोचने की बात है। आज भी जो लोग बैठे हैं ना, इनको आप देखना, कुछ समय बाद बीजेपी की जय बोलते हुए मिलेंगे ये लोग। ये मेरी गारंटी है, चैलेंज कर रहा हूं मैं आपको। इसलिए मैं कह रहा हूं कि क्या सरकार नहीं बैठा रखा है इनको लड़ाने के लिए? इस बात को आम जनता को समझना पड़ेगा। आम जनता बहुत दूसरा सवाल ये कि पायलट की ताकत पूरी राजस्थान में, गुजर मीणा एकता है, क्या उसको कमजोर करने के लिए अशोक गहलोत का भी कोई षड्यंत्र है क्या इसमें मिला हुआ? देखो, ये तो मुझे पता नहीं किसका षड्यंत्र है, लेकिन पायलट की जो ताकत गुजर मीणा और सर्व समाज है वो कभी कम नहीं होगी, क्योंकि वो व्यक्ति पढ़ा लिखा आदमी है, लंबी सोच का आदमी। मैंने पायलट को भी देखा, कभी भी जब गुजर आरक्षण का मांग चल रही थी उस समय उन्होंने एक शब्द नहीं बोला। हालांकि उस समय वो नहीं, उस समय बहुत ज्यादा परिपक्व नहीं रहे होंगे। अब पिछले 7-8 दिन में मैंने देखा कि पायलट साहब ने 2 बार पांचना बांध के मुद्दे को लेकर
कहा है, दोनों ही समाज से अपील की है। देखो एक चीज़ और बताऊं मैं, आज मैंने एक चीज़ और बहुत अच्छी देखी है। जैसे आज ठीक है आपने सवाल पूछा और मैं जवाब दे रहा हूँ, लेकिन पायलट साहब की बात को कोट करना मेरी हैसियत नहीं है। हमें जवाब उस व्यक्ति का देना चाहिए। चिंता दर्शाती उनकी कि जो 2007-8 में जो हुआ वो दोबारा ना हो। आज राजनीति में हो क्या रहा है, जो आपने कही ना अभी, जो नेत्री युवा जो आ रही हैं सीधे मोदी की बात कर रहे हैं, कोई की बात कर रहे हैं। लेवल तो बढ़ाओ भाई। आज मैं मोदी को गाड़ी दूं या किसी और आदमी को गाड़ी दूं, या मैं मेरे बड़े बड़े बयान डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा जी के लिए दूं या और डीजीपी, मैं किसी के लिए, मैं मेरी सोच व्यक्त कर सकता हूं, लेकिन बात का असर जब पड़ेगा जब उसके बराबर का लेवल हो। तो ये जो युवा नेत्री हैं, ये जो जहर भड़का रहे हैं, इनसे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। रही बात पायलट साहब की, आपने कहा कि उन्होंने तब नहीं बोला। पायलट साहब जब लोग मरे कंधा देने आए, मतलब मुझे नहीं लगता, और शायद जहाँ तक मुझे ध्यान है, सचिन पायलट साहब ही वो लीडर है जो अपनी कौम और सब लोगों को साथ लेके चलता है। उसका कारण है एजुकेशन, पढ़ाई लिखाई। इसके पीछे एक सबसे बड़ा कारण यह है, मुझे जहाँ तक याद है, जब जेल भरो आंदोलन हुआ तब पायलट समाज के साथ था। जब लोग मारे गए तो कंधा देने के लिए पायलट समाज के साथ था। और इससे बड़ी बात, जब जितने शहीद हुए उनके प्रत्येक शहीद के घर पे जा करके पायलट साहब 2-2 लाख रुपए दे करके आए। अकेला एकमात्र लीडर है मेरे हिसाब से तो, जो सब शहीदों के घर आज तक गए। मुझे नहीं लगता कि गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के नेता भी सब शहीदों के घर गए हों आज तक। अब एक नई चीज और मैं पूछ लेता हूं, क्या ये महज एक राजनीतिक षड्यंत्र है? बस ये राजनीतिक षड्यंत्र है और कुछ नहीं है। और मैं फिर कह रहा हूं, सरकार इस राजनीतिक षड्यंत्र में सिर्फ ये चाहती है कि थोड़ी सी लड़ाई और बढ़ जाए, क्योंकि मुझे इसमें बहुत बड़ी बू आ रही है, राजनीतिक बू आ रही है। जैसे डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा जी ने अभी कुछ दिन पहले कहा बाबा ने कि चक्रव्यूह में तो फंसा रहे लोग, लेकिन मैं वो अभिमन्यु जो चक्रव्यूह को भेद के निकलना जानता हूं। और शायद कहीं यही कारण है कि जैसे ही डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा जी को चक्रव्यूह में बीजेपी ने फंसाया, इधर लोग बैठ गए। एक और बड़ा षड्यंत्र बताता हूं मैं आपको। बीजेपी का मिशन है डूंगरी बांध बनाना, और डूंगरी बांध को नहीं बनाने के पक्ष में थे गुर्जर और मीणा बहुत ज्यादा संख्या में। अगर गुर्जर मीणा एक साथ रहते तो डूंगरी का बांध नहीं बनता। अब गुर्जर मीणाओं को 2 जगह करने के 2 फार्मूले बता रहा हूं आपको सरकार के। एक तो कि मीणाओं को यहां बैठा दो तो गुर्जर मीणा हो गया, गुर्जरों को पांचना पे बैठा दो, गुर्जर मीणा हो गया। एक तीर से 2 शिकार, जहां तक मेरा मन कहता है वो ये कहता है, पता नहीं सही है गलत है, ये तो समय और जनता तय करेगी, कि डूंगरी का बांध बनाना भारतीय जनता पार्टी को, वहाँ गुर्जर मीणा ही बड़ी तादाद हैं जो 76 गांव विरोध कर रहे थे डूंगरी के बांध का। अब कौन करेगा? दोनों जातियां तो अलग अलग, दोनों जातियां अलग अलग हो गई, लड़ा दी, जहर फैला दिया। इधर गुर्जर आरक्षण को नवी अनुसूची में डलवाना था, विसंगतियों पर सरकार से लड़ना था। 372 4000 नौकरियां आरक्षण की, उनके लिए सरकार से लड़ना था। अब कौन लड़ेगा? सब गुर्जर नेताओं को तो उधर बैठा दिया। कहाँ बैठा दिया? पांचने के बांध पर। कैसे बैठा दिया? इसमें भी एक बड़ी क्रोनोलॉजी है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। भाई जब पांचना के बांध पर डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी को बैठा सकते हैं कि हमें समाधान चाहिए, तो आज हमारा तो घर का एमएलए है दर्शन सिंह गुर्जर, भाजपा का है, बैठा दो ना पकड़े और कह दो भजन लाल जी से कि भजन लाल जी में दम है तो तुम्हारे एमएलए ले जाओ, भाजपा के एमएलए ले जाओ, समाज का हमारा है, बैठा रखा हमने। नहीं कर सकते। समझ रहे हैं आप मेरी बात है? इसमें भी एक बड़ा कारण है, इधर डूंगरी का बांध नहीं बने, इधर गुर्जर आरक्षण की गुर्जर बात नहीं करे। एक तीर से 2 शिकार कर दिए। भाई विजय बैंसला बेचारा आरक्षण की लड़ाई लड़ रहा था, बढ़िया ठीक ठाक था, उसको मजबूर कर दिया हम लोगों ने कि अगर तू यहाँ बारे गांव में आकर के यहाँ नहीं बोला तो तेरे साथ नहीं देंगे। उस बेचारे को वहां झोंक दिया। सुनीता बैंसला जी या विजय बैंसला 100% राज्यसभा सदस्य बन जाते हैं, लेकिन उनको जबरदस्ती इसमें झोंक के उसका पत्ता कटवा दिया। ठीक है, अच्छी बात है, अलका जी बनी है, समाज की कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन एक बहुत बड़ा नाम जो कर्नल बैंसला
नाम है और उसकी पगड़ी जब विजय बैंसला लेके चल रहा है तो कहीं न कहीं वो सम्मान मिलता और वो कर्नल साहब की आत्मा को भी शांति मिलती। उनको वहीं टिका दिया। अब इसमें बड़ी क्रोनोलॉजी यह है बीजेपी की, जो लोग बताते हैं, लोगों ने कहा, वो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ कि दर्शन एमएलए जी कांग्रेस से आए, राजयोग लिखा है उसके, पहले कांग्रेस से रहे थे, पहले कांग्रेस में एमएलए थे, उन्होंने धैर्य कलंगा दियो। तो मुझसे लोगों ने जो कहा कि यहाँ हमारे समाज के कोई और लोग भी बीजेपी से चुनाव लड़ना चाहते थे, तो दर्शन एमएलए जी तुरंत आए, बीजेपी से टिकट लिया और एमएलए बन गए। जबकि यहाँ ये तय किया गया था कि अगर रानी का टिकट कटा तो हमें मिलना चाहिए था। उन बेचारे ने पहले बीजेपी ज्वाइन करी थी, उन्होंने पहले बीजेपी ज्वाइन करी थी। तो ये एक बड़ी राजनीतिक षड्यंत्र है। पांचने का बांध का पानी तो एक मुद्दा है जिसको मरने नहीं दिया 40 साल से, जैसे आरक्षण मुद्दे को नहीं मरने दे रहे 40 साल से। मैं तो ये कह रहा हूँ, मानी 2-3 मुद्दे हमारे पूर्वी राजस्थान के, धौलपुर, भरतपुर, डीग, जाट आरक्षण आंदोलन जो 40 साल से जिंदा है। बताओ हमारे जाट इतने कब से कमजोर हो गए, जो राजस्थान से लेकर हिंदुस्तान में कितने बड़े बड़े योद्धा थे, और जिस जाट योद्धा महाराजा सूरजमल ने इस देश का स्वाभिमान जिंदा रखा, उसी के लोगों को आरक्षण नहीं इस सरकार में। इस मुद्दे को जिंदा रखा। और एक बड़ा मुद्दा बंद बारेठा सेंचुरी, जो 1985 का नोटिफिकेशन जारी हुआ है, हरदेव जोशी जी की सरकार थी, उसको भी आज ही जिंदा कर रहे हैं। धौलपुर करौली सेंचुरी, उसको भी आज ही जिंदा कर रहे हैं। सेंचुरी कब आएगी, कौन कब हटेगा, वो अलग बात है, लेकिन एक शेयर लाइट छोड़ दियो। ये एक बीजेपी की बहुत बड़ी साजिश है यादव जी, और इस साजिश को पढ़ा लिखा व्यक्ति समझ सकता है। अगर कोई आदमी इस बात को मंच पे कहेगा तो अंधे भक्त कांग्रेस भाजपा नेताओं के चमचे ऐसे हैं जिनने पट्टी बांध रखी है, उनको नशा चढ़ रहा है, क्योंकि उनको नशा उसका चढ़ रहा है कि उनको टूक पटक दिए गए, वो चाट रहे हैं। वो कुत्ते हैं जो सरकार के द्वारा पटकी गई सूखी हड्डी को चूस रहे, जैसे जनता की हड्डी को चूस रहे हैं। और इससे सबसे बड़ा नुकसान जो पूर्वी राजस्थान का हुआ है वो ये हुआ है कि तुम पांचड़े के बांध पे लड़ते रहो, बंद बारेठा सेंचुरी पे लड़ते रहो, धौलपुर करौली सेंचुरी पे लड़ते रहो, आरक्षण पे लड़ते रहो, लेकिन और चीज़ को भूल जाओ, स्कूल की भूल जाओ, कॉलेज को भूल जाओ, खाद बीज को भूल जाओ, आपकी अच्छी सड़क को भूल जाओ, कोई बढ़िया फैक्ट्री इंडस्ट्रीज को भूल जाओ। ऐसा क्या दुर्भाग्य पूर्वी राजस्थान का। आज सर्वे कर लो, 70 साल राजस्थान में जो सरकारें रही हैं, कितना सा बजट लगाए, और मंत्री एमएलए वो बनते हैं जिनको गाड़ी दे दे, सफ़ेद कपड़ा सवा दे, और कि मैं एमएलए, मैं कांग्रेस और मैं बीजेपी। तमाम नेताओं के घर का विकास हुआ है, जनता रो रही है। आज भी उसी अंधेरे में धकेला जा रहा पूर्वी राजस्थान की जनता। प्रहलाद भाई, अंधेरा होने को है। आज ये बड़ा लंबा इंटरव्यू, लेकिन मेरे सवाल बहुत कम रहे। आज पहली बार ऐसा हुआ कि मेरे सवाल कम थे और जवाब बहुत ज़्यादा थे, क्योंकि प्रहलाद खटाना जी जब बोलते हैं तो फिर सुनने का मन करता है। सबसे मज़ेदार बात जो इन्होंने कही कि जो पांचना बांध का जो विवाद है, इसके पीछे डूंगरी बांध, इसके पीछे रोटी कपड़ा और मकान, इसके पीछे शिक्षा और रोजगार, ये सब मुद्दे गौण हो जाएं। आप मेरे साथ देख रहे हैं ब्लैक एंड व्हाइट सच। मैं महेंद्र यादव। जय हिंद, जय भारत।